जिंदगी और मौत के बीच बस पल भर का फर्क था। अगर पल भर की भी देर हुई होती तो आप आज शायद इस दुनिया में ना होते। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बिस्तर पर लेटे शिखर को ये बात सामने बैठा डॉक्टर बता रहा था। आपकी हड्डियां पसलियां तो नहीं टूटी, मगर खून बहुत बह गया था। अब जाकर आपको होश आया। अगर इन्होंने आपको सही वक्त पर यहाँ नहीं लाया होता तो आपको बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर ये बात कमरे की खिड़की के पास खड़े जोसेफ को देखते हुए बोलते हैं। शिखर भी आभार भरी आंखों से जोसेफ की ओर देखे जा रहा था। डॉक्टर खड़े होते हुए बोला, आप लगभग रिकवर हो चुके हो, बस थोड़ी सी कमजोरी होगी कुछ दिनों तक। इतना बोलकर डॉक्टर शिखर से विदा लेकर कमरे से निकल जाता है। शिखर के इशारे पर जोसेफ पास आकर बैठता है। जोसेफ अपने माथे पे शिकन के साथ बोलता है, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने आपके यहाँ होने की बात अब तक किसी को नहीं बताई। उम्मीद है मेरी इस गलती की वजह से आप किसी दिक्कत में ना पड़ गए हो। शिखर जोसेफ को आश्वासन देते हुए बोलता है, तुमने जो भी किया सही किया, किसी बात की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शिखर अपने आसपास ढूंढते हुए बोलता है, मेरा फोन कहाँ है जोसेफ? जोसेफ अपनी जेब से शिखर का फोन निकालकर उसे थमा देता है। शिखर एक धीमी आवाज में बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर कमरे के बाहर जाकर मेरा इंतजार कर सकते हो? जोसेफ अपना सर हिलाता है और बिना कुछ बोले कमरे के बाहर निकल जाता है। शिखर अपना बंद पड़ा फोन चालू करता है। जैसे ही फोन चालू होता है, एक साथ कई संदेश और मिस्ड कॉल्स की नोटिफिकेशंस आती हैं। उनमें से ज्यादातर बबीता के थे, जिन्हें देख वो अपना फोन कसकर पकड़ लेता है। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसने शुभचिंतक की दी चेतावनी को नजरअंदाज किया। बस इसी कारण उसे बेरहमी से पिटवाया गया था बबीता के द्वारा। शिखर के मन में ये चल ही रहा था, तभी उसके फोन पर बबीता का फोन आने लगता है। इसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो फोन उठाकर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी दूसरी ओर से बबीता उसे काटते हुए उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहाँ हो? किसी को बताए बिना इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं तुम में? पैसे ऐसे ही किसी को नहीं मिलते हैं। अगर मिले हैं तो उनके साथ जिम्मेदारी भी उठाना सीखो। और रही मुझे काम से निकालने की बात, तो जब तक तुम्हारे पास उनके दिए हुए पैसे हैं, तुम मुझे काम से नहीं निकाल सकते। शिखर धीमी आवाज में बोलता है, मुझे एक मदद चाहिए। बबीता हैरान होकर पूछती है, क्या? तुम्हारे बैंक खाते के डिटेल्स भेज सकती हो? शिखर बोला। जैसे ही बबीता अपने खाते के डिटेल्स भेजती है, शिखर फोन काट देता है और आते हैं बबीता को 2 संदेश, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पहले संदेश में लिखा था, आपके अकाउंट में 30 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं, और दूसरे में, मैंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। आज के बाद मुझे वापस फोन मत करना। अस्पताल में लेटा शिखर अपने फोन पर बार बार आ रहे बबीता का कॉल देखते हुए भी नजरअंदाज करता है और जोसेफ को वापस कमरे में बुलाता है। आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इससे पहले शिखर अपना सवाल खत्म कर पाए, जोसेफ जवाब देने लगता है। उस दिन आप चाहते तो मुझे काम से निकाल सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आप इस मुंबई शहर में अकेले हो जो मुझसे इंसानों जैसा पेश आए। उसी नाते मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। जोसेफ की बात सुनकर शिखर मुस्कुरा देता है। इतने दिनों बाद उसे इस शहर में कोई मिला है जिसने शिखर को अपनापन महसूस करवाया। अस्पताल से वापस आते ही शिखर होटल में अपने कमरे की ओर जाता है और अपना सामान बांधना शुरू कर देता है। अपने पुराने कपड़े, अपने चाचा की आखिरी निशानियां, वो सब चीजें जो उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ी थी, उन सबको एक बैग में रखते हुए शिखर बस बार बार यही सोचता है कि अब
आगे क्या करना है। मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल भी आ रहा था कि उसने जो किया क्या वो सही था भी या नहीं। उससे मैं कहीं गलत कदम तो नहीं ले लिया। इसी कश्मकश में शिखर सामान बांध ही रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आता है। संदेश में लिखा था, आपके अकाउंट में 30 करोड़ वापस भेज दिए हैं, आपका शुभ चिंतक। संदेश पढ़ते ही शिखर का चेहरा मुरझा जाता है। आगे क्या करना है इसी सोच में वो मायूस होकर बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक उसका ध्यान भटका देती है। वो देखता है कि किसी ने एक लिफाफा उसके दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया है। लिफाफा खोलने पर शिखर को उसमें बैंक का दिया हुआ एक डेबिट कार्ड दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा है। शिखर कार्ड को देखते हुए सोचता है कि वो पैसे रखकर अपनी सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, पर उसे यह भी मालूम है कि वो किसी की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी नहीं बिता पाएगा। जिन्होंने एक चेतावनी नजरअंदाज करने पर इतनी बेरहमी से पिटवाया, अगर आगे कभी शिखर ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी तो न जाने उसके साथ क्या करेंगे। शिखर अपने हाथों से कार्ड तोड़ते हुए यही फैसला करता है, अपनी जिंदगी मुझे अपने दम पर जीनी है। आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला। इसी दौरान शिखर अपने फोन से पैसे वापस बबीता के अकाउंट में भेजता है और अपने बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट बंद कर देता है। अपने पुराने कपड़े पहन शिखर कंधे पर अपना बैग और चेहरे पर एक मुस्कान लिए होटल से चला जाता है। अस्पताल के बाद शिखर आज पहली बार कॉलेज आया था और अनन्या उसे देखते ही उस पर सवालों की बौछार कर देती है। मेरे साथ डेट पे नहीं जाना था तो मना कर देते, तुम तो सीधा गायब ही हो गए। शिखर को छेड़ते हुए अनन्या बोलती है। शिखर की बात सुन अनन्या घबराई हुई शिखर का हाथ पकड़ लेती है। तो अब आगे क्या करोगे? अनन्या मासूमियत भरी आवाज में पूछती है। इतने दिनों बाद जब अनन्या का हाथ उसके हाथों में होता है, एक सुकून की लहर शिखर के दिल में दौड़ पड़ती है। बिना अनन्या का हाथ छोड़े शिखर उसे बताता है कि मैंने अपने सारे पैसे लौटा दिए हैं, मुझे अब उन पैसों से होटल से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं फिर से बिल्कुल पहले जैसा हूं। शिखर की बात काटकर अनन्या उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे तुम्हारे पास पैसे है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर अनन्या शिखर को कस कर गले लगा लेती है। अनन्या के जोर जोर से बजते फोन की वजह से न चाहते हुए भी शिखर को दूर हटना पड़ता है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अनन्या बड़े आराम से शिखर को बाय का इशारा करती है और थोड़ी दूर जाकर अपना फोन उठाती है। अनन्या कोने में खड़ी धीमी आवाज में फोन पर किसी से बात कर रही है। आप होटल के सारे कागजात तैयार कर लो, मुझे पता है उसे कैसे अपने नाम करवाना है पापा।